तो नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउंड, जो कि हमारा टॉपिक फिजिक्स का चल रहा था, इसका पार्ट 2। और इसमें हमें पढ़ना है तो इसमें हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, और जो भी प्रश्न हमारे यहाँ पे बच गए थे और आज ही हम रिवाइज करेंगे जितना भी हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्वनि के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, लक्षण देख लेते हैं। तो ध्वनि के क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें प्रबलता, या जिसे हम लाउडनेस भी कहते हैं। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण ध्वनि या तो बहुत मंद सुनाई देती है या बहुत तीव्र सुनाई देती है। यही गुण क्या कहलाता है? प्रबलता। और ये सब चीज़ डिपेंड किस पे करती है? हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखना है वो है हमारा तारत्व। कौन सा है दूसरा पॉइंट? तारत्व। दूसरा गुण है तारत्व, जिसे हम क्या कहते हैं? पिच। पिच किसी भी ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण ध्वनि तीखी या पतली, या हम बोल सकते हैं मोटी या भारी सुनाई देती है। अब ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती है? तो जो ध्वनि का तारत्व है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा क्या होगी? आवृत्ति होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? पिच होगी। और यदि पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो साउंड कैसा आएगा? तीखा आएगा, तीखा श्रिल आएगा। ठीक है, और यदि फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, तो उसका तारत्व भी क्या होगा? कम होगा। और जो ध्वनि है वो कैसी सुनाई देगी? आपको मोटी सुनाई देगी। तो सेकंड पॉइंट आ गया हमारा पिच। तो पिच बढ़ाने पर क्या होगा? ध्वनि तीखी होती है, और पिच कम करने पर ध्वनि मोटी होती है। इसीलिए पुरुषों की आवाज़ जो होती है वो तो मोटी होती है और लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। तीसरा गुण देख लेते हैं हम, क्वालिटी, जैसे हम बोलते हैं गुणता। क्वालिटी क्या होती है? तो हम बोल सकते हैं गुण या क्वालिटी वह चीज़ होती है जिसके कारण हम ध्वनि के बीच तारत्व का और प्रबलता का अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। इसे समझने के लिए हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की ओर जाना रहेगा या पढ़ना रहेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जब ध्वनि किसी भी चिकनी सतह जैसे कि फर्श या फिर कुएं या खाली कमरे में, या बात करें कि किसी पहाड़ से टकराती है, तो उस पर ध्वनि का क्या होता है? परावर्तन। और इसके कारण हमें दो प्रभाव के बारे में देखना है। ये दो प्रभाव कौन से हैं? तो पहला प्रभाव आ जाएगा ध्वनि के, हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या ध्वनि में परावर्तन। और पहला हम इसमें पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है इको। कौन सा पॉइंट है? इको, या इसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि यहाँ से भी प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं कि जब किसी कमरे, दीवार या छत, फर्श से ध्वनि टकराती है, तो टकराने के बाद ध्वनि क्या होती है? परावर्तित होने के बाद हमें पुनः सुनाई देती है। इसी को हम ध्वनि का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब इको के बारे में देख लेते हैं। इको भी क्या है? तो एक परावर्तन का हमने बोला गुण है कि ध्वनि का जो परावर्तन है वो इको के कारण होता है। जब ध्वनि किसी स्रोत से निकल रही है और किसी भी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसका क्या हो? पुनः, या बात बोल सकते हैं रिपीटेशन होता है, उसी साउंड को हम इको कहते हैं। जैसे हलो हलो हलो, ये भी एक प्रकार का इको है। इसमें क्या होता है कि ध्वनि जो होती है वो पुनः सुनाई देती है, इसी को हम इको साउंड कहते हैं। और इसके लिए परावर्तक सतह होना बहुत जरूरी है। अब इको साउंड सुनना है तो इसके लिए जो न्यूनतम दूरी है वो कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 17 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होना चाहिए, तब हमें जाके इको साउंड सुनाई देगा। दूसरा पॉइंट हमें देखना है इको साउंड के अलावा कि हमारे ध्वनि पर इको साउंड या ध्वनि का प्रभाव कितने समय का रहता है? तो वो हमारे कानों पर प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों पर प्रभाव रहता है। तो आज मुझे पता है कि आपको ये प्रतिध्वनि समझ में आ गया होगा कि प्रतिध्वनि होती क्या है। कि जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराती है, परावर्तक सतह में क्या हो जाएगा? फर्श हो जाएगा, दीवार हो जाएगी, छत हो जाएगी, और इनसे टकराने के बाद फिर ध्वनि का वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है इसमें रिवाइब्रेशन, जैसे हम बोलते हैं अनुनाद, अनुरवण, अनुनाद नहीं कहते हैं, अनुरवण। रिवाइब्रेशन, रिवाइब्रेशनल क्या होता है? तो ध्वनि यदि किसी स्रोत से निकल रही है और ध्वनि निकलना उस स्रोत से एकाएक बंद हो जाए, अचानक बंद हो जाए, लेकिन उस ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों तक क्या रहता है? कुछ समय तक रहता है, तो ध्वनि का यही गुण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका रिवाइब्रेशनल या अनुरणन। जैसे कि कोई आपने देखा होगा कहीं पे हमारा विस्फोट हो जाता है, या अचानक कहीं पर हम देखते हैं कि फटाका फूटता है, तो हमारे कान सुन्न हो जाते हैं, कान में एक मच्छर के रेंगने जैसी आवाज़ आती है। ये घटना जो है वो अनुरणन कहलाती है। ये होती कब है? तो जब दो समान फ्रिक्वेंसी
दो समान आवृत्ति वाली ध्वनि जब क्या होती है, ओवरलैप होती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, ओवरलैपिंग होने के कारण, जो ओवरलैपिंग के कारण जो हमें ध्वनि सुनाई दी है वही क्या कहलाएगा, अनुरणन कहलाएगा। जैसे कोई बम विस्फोट हो जाता है या फिर हमारे कान के आसपास कुछ जैसे हम मार देते हैं, तो उस समय जो ध्वनि का प्रभाव है वो हमारे कानों तक रहता है और कुछ समय तक सुनाई देता है। कब, जब ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकलना बंद हो गई है तब भी सुनाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुरणन कहलाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो था साउंड, जो कि फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण लेक्चर है, काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो मैं अभी तक आपने जो दोनों वीडियो देखे हैं, उन दोनों वीडियो से मैं जो आपसे प्रश्न पूछता हूँ उसके जवाब आप देते रहिए। सबसे पहला प्रश्न है कि ध्वनि की एसआई इकाई क्या है, तो बताएं आप क्या है। तो बहुत बढ़िया, जो ध्वनि की एसआई इकाई है वो डेसिबल है। दूसरा प्रश्न है कि ध्वनि सर्वाधिक गति करती है, तो आपको बोलना है किसमें, ठोसों में, और सबसे कम गति किसमें करती है, निर्वात में। निर्वात में जो है 0 गति करती है ध्वनि। उसके बाद कितने डेसिबल तक हमारे कान सुन सकते हैं, तो 60 से लेकर 80 डेसिबल है, और 80 जो है वो मैक्सिमम हमारा यूनिट है। इसके बाद डॉपलर प्रभाव क्या होता है, या इसके पहले हम फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड देख लेते हैं, ध्वनि की आवृत्ति। तो पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 से ज़्यादा। उसके बाद श्रव्य तरंगें क्या होती है, 20 से लेकर 20,000। और अश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव क्या होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक। इंफ्रासोनिक वेव और अल्ट्रासोनिक वेव दोनों को हमारे कान नहीं सुन सकते। हमारे कान किसको, ऑडिबल वेव या श्रव्य तरंगों को ही सुन सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न और बनते हैं कि पराश्रव्य तरंगों के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, तो इसके उपयोग में बता देता हूँ। इसके उपयोग जो किए जाते हैं, कल कारखाने या फिर जो घड़ियाँ होती हैं, उन घड़ियों के कल पुर्जों को साफ करने के लिए, जो हमारे इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेलाइज करने के लिए। दूसरा, चमगादड़ इसका उपयोग करता है। हाँ, जो हमारी पनडुब्बियाँ होती हैं उसमें रडार और सोनार सिस्टम जो होता है, इसके द्वारा सिग्नल्स को भेजने में, एक जगह से दूसरे भेजने में भी क्या किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो साउंड है वो मेटल में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल है, एल्यूमिनियम, दूसरे नंबर पे है कॉपर और तीसरे पर आयरन। आपको प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में देखना है कि यदि प्रश्न में कौन कौन से ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी बताया है। इसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साउंड, ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक। कारक के बाद हमने इसमें क्या क्या देखा था, ताप। ताप क्या करता है, ध्वनि बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर ध्वनि बढ़ती है। और दूसरा है दाब, तो दाब पर ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब प्रेशर पर। और तीसरा था ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी का भी बढ़ाने पर जो हमारा साउंड है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और कम करने पर घटता है। इतना आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये हो गया हमारा ध्वनि वाला चैप्टर खत्म। अगला लेक्चर जो रहेगा फिजिक्स का, उसमें हम प्रकाश के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और प्रकाश से बनने वाले प्रश्नों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा, एक बार लास्ट जाते जाते मैं 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, उसके आपको जवाब क्या करना है, कमेंट में देना है। पहला प्रश्न है कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, और दूसरा है साउंड को सुनने के लिए किसका यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दूसरी चीज़ जो मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो अब है तो 5 क्वेश्चन इस प्रकार से है। सबसे पहला कि एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल क्या होती है, या हम बात करें एल्यूमिनियम जो धातु है उसमें ध्वनि में की चाल जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न यह है कि हमारी जो ध्वनि है वो कौन सी तरंगें हैं, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न यह है कि तारत्व क्या होता है, ठीक है, तारत्व क्या होता है, ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है इको साउंड प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5वां प्रश्न है स्रोत और श्रोता के बीच की अपेक्षित दूरी को घटाया बढ़ाए जाने पर जो ध्वनि बदलती हुई प्रतीत हो रही है वो कौन सी घटना के अंतर्गत आता है। तो ये 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आगे लेक्चर हम कौन से सब्जेक्ट्स का और पढ़ाएं, ठीक है। मैथ्स का लेक्चर आपके नवदीप सर ले ही रहे हैं। आपका मैं साइंस जो पोर्शन है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ये मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी आपको लेक्चर्स फिजिक्स का मिल रहा है, शाम को बायोलॉजी का भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो नवदीप सर के मैथ्स के लेक्चर है वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, आप क्या करेंगे फिर से बताएं, हाँ लाइक करेंगे और क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और जो हमारा चैनल उसके सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे, ठीक है।
ओके, धन्यवाद, थैंक यू।